माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड 6 तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 528 चालक बहन। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ रुद्र अपनी बहन का नाम क्लियर करने के लिए घंटों मेहनत करता है, वहीं दूसरी तरफ हर्षद अपने भाई समीर से मिलने गया है। अब आगे समीर डेविली स्माइल के साथ हर्षद को देख रहा था, मगर उसकी टोन में थोड़ी सी हैरानी नजर आ रही थी हर्षद को यहाँ देखकर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बिजी हो, लेकिन तुम्हें छुट्टियां में घर आना ही होगा, समझ गए? हर्षद ने एक सामान समीर के सामने रखते हुए कहा, यह अनु की तरफ से गिफ्ट है और खाली हाथ आने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर समीर हंसने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूजुअली सख्त और वर्कोहॉलिक उसका बड़ा भाई पर्सनली यहाँ आएगा और उसकी बहन के बिहाफ पर गिफ्ट भी डिलीवर करेगा। टेबल पर एक रोल पेपर का पीस रखा हुआ था, शायद कोई पेंटिंग होगी। जब हर्षद वहां से जाने लगा तो उसकी शार्प नजरें सामने रखे एस्ट्रे पर गई, जो सिगरेट बट से भरा हुआ था, और टेबल के आसपास जो खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी। इसलिए उसने कोल्ड आवाज में कहा, हॉलिडे के दौरान मुझे उम्मीद है कि तुम इस अल्कोहल और स्मोक से दूर रहोगे और उसके बाद घर आओगे। इतनी जल्दी जा रहे हो भाई? समीर ने उसके पीछे से आवाज दी और इसी मूवमेंट पर कांपते हुए क्लब का मैनेजर वहां आया। समीर सर, मैं हर्षद कर को रोक नहीं पाया जब अचानक से यहाँ आए तो। ये सुनकर समीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है? नहीं, नहीं, इसमें मेरी ही गलती है, मैनेजर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो तुम ये कह रहे हो कि अगली बार हर्षद भाई आए तो तुम में इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे भाई को रोक दोगे? उस मैनेजर में इतनी ओडेसिटी कभी नहीं हो सकती थी। जब बात ओबरॉय परिवार की आती थी तो ये बात क्लियर थी कि सबसे बड़े और चौथे नंबर के भाई को कभी क्रॉस मत करो। लगता है तुम्हारे अंदर की हिम्मत खत्म हो गई है बुड्ढे। समीर की टोन सुनकर वह मैनेजर लगभग डर के मारे रोने ही वाला था और उसके पैर कमजोर हो गए थे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मैं सारा ब्लेम लेकर रिजाइन कर लूंगा और रिटायर होकर वापस अपने गांव चला जाऊंगा। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? अब मैनेजर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। समीर आगे की तरफ झुका और एक केयरलेस स्माइल उसके चेहरे पर थी। नेक्स्ट टाइम जब कोई बिना इनविटेशन के अंदर आया तो मैं तुम्हें 10th फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंक दूंगा, खुद अपने हाथों से। वह बातें समीर ने धीमी आवाज में कही थी, मगर वह मैनेजर इतना डरा हुआ था कि उसे हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा था। उसने फिर से वह समीर को भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वही समीर ने बिना देखे उस टेबल पर रखे हुए गिफ्ट को मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर अपनी ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म कर दी। उसके बड़े भाई हर्षद को मना लिया कि वह उसकी तरफ से गिफ्ट डिलीवर करने के लिए। उसकी नई आई हुई बहन काफी बड़ी कैरेक्टर है। वह जाने के लिए खड़ा हुआ तो मैनेजर ने जल्दी से कहा, समीर सर, आप अपनी चीज भूल गए हैं। समीर ने उस पेंटिंग की तरफ देखा जो मैनेजर ने जमीन से उठाई थी और तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर को भरोसा नहीं हो रहा था। एक पर्सनल गिफ्ट जो मिस्टर हर्षद ओबरॉय लेकर आए थे वह इस तरह रिजेक्ट हो गया। समीर वीआईपी रूम से बाहर निकाला तो कई सारी खूबसूरत लड़कियों उसे देख रही थी और उससे बात करना चाहती थी, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। वह लोग जानती थे कि यह आदमी काफी अनप्रिडिक्टेबल है और खुद एक डेविल है। भले ही उनके दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे थे, मगर उनमें अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक उसी समीर का असिस्टेंट समय ने उसे क्लब से निकलते हुए देखा तो रिस्पेक्टफुली उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मिस्टर ओबरॉय, वह आज इतनी जल्दी जा रहा था जो समीर का उसूल स्टाइल नहीं था। उसका अच्छा मूड हर्षद की इंटरफ्रेंस की वजह से खराब हो गया था, इसलिए समीर ने आलसी आवाज में कहा, चलो कहीं और चलते हैं। किंग्सन क्लब। समय ने रेयर व्यू मिरर के जरिए उसकी तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करने के बाद उसने सजेशन दिया, या फिर विले हॉट स्प्रिंग्स। वह हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट समीर ने सालों पहले खरीदा था, जहां बाहर हॉट स्प्रिंग खूबसूरत गार्डन से गिरा हुआ था और खूबसूरत पहाड़ थे जिस पर ठंड के मौसम में बर्फ पड़ती थी। दोनों ही इंडोर और आउटडोर स्प्रिंग्स बहुत ही अच्छा नजारा देते थे और उस नजारे को देखकर किसी का भी मन खुश हो सकता था। वहां पर क्या रखा है? समीर काफी अनइंटरेस्टेड नजर आ रहा था और वह ज्यादा इरिटेट ना हो जाए इसलिए असिस्टेंट ने रुकते हुए सजेशन दिया, क्या मैं फिर आपको घर ले चलूं? शायद वह घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहे। वही समीर की तरफ से कोई रिस्पांस ना देखकर समय गाड़ी उसके घर की तरफ ले गया और डरते हुए, रिपोर्ट सर, जो आदमी हमने बेसमेंट में बंद किया था वह थोड़ा बहुत टूटा है। उसने एडमिट किया है कि वह सालों पहले वाले इंसिडेंट में शामिल था, मगर वह ये भी क्लेम कर रहा है कि उसे इसके पीछे किसका हाथ था और कारण क्या था इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने बस पैसों के लिए उनका कहा हुआ काम किया था। तुम इसे टूटना कहते हो? समीर ने सार्कास्टिकली कहा और क्लियरली वह इससे इंप्रेशन नहीं था। लगता है कि उसके लिए इतनी मार काफी नहीं है। कुछ अपने आदमियों को ढूंढो जिनमें असली मसल्स हो और प्रॉपर्ली उसे एंटरटेन करो। जी। समय समीर के साथ सालों से था, मगर अपनी बॉस की आवाज में जो क्रुएलिटी वह इस वक्त सुन रहा था उससे उसे अपने रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। जब समीर काफी देर तक चुप रहा तो समय ने आगे कहा, और उसके अलावा उस बूढ़े खुशत ने कहा है कि आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं और आपने पूरी इंडस्ट्री को ऊपर नीचे कर दिया है। सब लोगों के प्रॉफिट आपके मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ तक कि उसने सजेशन भी दिया कि वह आपके साथ यह चूहा बिल्ली का खेल जल्दी ही खत्म कर देगा। कब से मेरा बिजनेस डिस्कशन के लिए ओपन हो गया है। उस आदमी की एक टांग कब्र में और एक टांग केले के छिलके पर है, उसे अपने कब्र की जगह ढूंढनी चाहिए, बिजनेस में टांग नहीं अदानी चाहिए।
मैं एग्री करता हूँ, उसे अच्छा सबक सिखाएंगे हम। समय ने रेयर व्यू मिरर की तरफ देखते हुए कहा, मैं हैंडल कर लूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मुझे कब से परेशानियों से डर लगने लगा। ठीक इस वक्त समय को कुछ याद आया और उसने कहा, एक और बात है सर, बड़े सर और बड़ी मैडम ने कई बार मुझे कॉल किया है और वह लोग पूछ रहे हैं कि आप घर कब आ रहे हैं। समीर ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी नई आई हुई बहन इतनी चालाक होगी कि उसने अपने पेरेंट्स के जरिए पिछले 6 महीने में इतने सारे कॉल्स करवाए हैं उसे घर बुलाने के लिए। यहाँ तक कि हर्षद भी, जो स्पेशली बिजनेस के लिए बेलोरिया आया हुआ था, उसने उस तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वह घर आ सके। आप उन मामलों को देख रहे हैं तो मैं समय अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही समीर की कोई नजरें महसूस करके वह रुक गया और उसने जल्दी से खुद को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब कि कन्वीनियंट नहीं होगा सर, और मैडम के साथ आपकी इंजरीज के बारे में डिस्कस करना, और उसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज है जिनमें आपके पर्सनल टच की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बस मैंने उन्हें बता दिया कि एक बार जब अपना काम खत्म कर लेंगे तब घर लौटेंगे। वही समीर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी नई बहन क्लियरली अपने कार्ड खेलने में मास्टर है, यहाँ तक कि उसने हर्षद को भी मना लिया जो परिवार में सबसे ज्यादा जिद्दी है। समीर के होठों के कोने थोड़े से ऊपर की तरफ उठ गए, जैसे वह इस लड़की की छोटी छोटी स्कीम्स को बहुत अच्छे से समझ रहा हो। इस वक्त कहाँ है वह समय तुरंत समझ गया और उसने जवाब दिया, वह आने वाले कुछ दिनों में कंपटीशन होने वाला है तो वह वहां नजर आएंगी। पक्का? समीर की आवाज हल्की सी प्लेफुलनेस से भरी हुई थी। मुझे भरोसा है कि वह पक्का वहां नजर आएंगे शी। समीर के चेहरे पर नेचुरल स्माइल देखकर समय ने एक राहत की सांस ली। थैंकफुली वह गलत नहीं बोला, वरना उसके हॉलीडेज तो गए थे भाड़ में। वही अगली सुबह अनामिका बेड से बहुत मुश्किल से ही उठी थी जब उसे देवांश की तरफ से मैसेज मिला, कुछ काम से मुझे दूसरे देश में जाना है 2 दिनों के लिए। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें मैसेज या कॉल करूंगा, आराम करना और चिंता मत करना। जब अनामिका जवाब देने ही वाली थी तभी उसे अपनी एम्प्लॉयज की तरफ से दूसरा मैसेज मिला, बोस एक रॉयल प्रिंसेस आपसे कस्टमेट गाउन बनवाना चाहते हैं, क्या आप अवेलेबल है? ये जॉब इस देश में नहीं है और वह इंसिस्ट कर रही है कि आप खुद जाकर उनका मेजरमेंट ले, प्राइस हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कब? जितना जल्दी उतना बेहतर, और उसके अलावा हमारे लाइफ में अभी कुछ केमिकल्स की शॉर्टेज है जिन्हें लेने के लिए बेलोरिया जाना ही पड़ेगा। तो फिर दोपहर की फ्लाइट बुक कर दो मेरे लिए। समझ गए बोस। अनामिका ने फिर देवांश को अपनी सिचुएशन के बारे में छोटा सा मैसेज भेजा और फिर फ्रेश होकर नीचे चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। 8 दिन बचे थे न्यू ईयर के लिए। यहाँ पर चल क्या रहा है? रुद्र और अनु सिबलिंग्स है, लेकिन यहाँ पर ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं जैसे वह लोग डेट कर रहा है। लोगों की इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। क्या वह लोग भाई बहन नहीं हो सकते सिर्फ? अनामिका अपने पेरेंट्स को फिर परेशान देख आपको पूछने से रोकने पाए, अब इस बार क्या हो रहा है? अनु तुम आ गई। सीता जी ने तुरंत अपना फोन साइड में रखा और उसे खाना देते हुए बोली, कोई बात नहीं, बस कुछ इंटरनेट यूजर है जो शक कर रहे हैं जैसे तुम और रुद्र डेट कर रहे हो और तुम लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें भी दिखा रहे हैं। अनामिका टेबल पर आकर बैठ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों नेटिज़न्स इस टॉपिक को फिर से हवा दे रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जो गाउन तुमने कॉन्सर्ट में पहना हुआ था वह सेम डिजाइन का है जो तुम्हारे भाई पहनता है। हाँ बिल्कुल, वह भाई का है। अनामिका ने अपना नाश्ता करते हुए सच बताया, वह सचमुच रुद्र भाई के कलेक्शन से ही एक गाउन था। वह सारे आउटफिट कस्टमेडेड थे और सेम ब्रांड के थे। ऐसा तो नहीं है कि वह खुद खरीद कर ले गई थी, लेकिन नेटिज़न को पूरी कहानी नहीं पता थी। जब तुम पियानो बजाने के लिए बैठी तो किसी ने नोटिस किया कि तुमने अपने शूज नहीं बदले हैं और वह रुद्र से मैचिंग पेयर थे। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी डिटेल्स भी वह लोग निकाल लेंगे। उसने सीता जी के हाथ में फोटो को देखा तो सचमुच वह जब पियानो बेंच पर बैठी थी तो बस थोड़े से उसके शूज दिखाई दे रहे थे। उसने कभी नहीं उम्मीद की थी कि यह अनकवर हो जाएगा। रुद्र भाई ने ही पहले मुझे ये दे दिए थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र ने भी सेम पेयर पहने होंगे। ये बस एक इत्तेफाक था, मगर ऑनलाइन फैंस के पास एक प्रूफ था कि वह लोग कितने पॉजिटिव है। अनामिका ने देखा तो फैंस ने पूरे 10 सबूत की लिस्ट तैयार की थी जो ये प्रूव करते थे कि वह लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पहले अप्रूव पॉइंट ये था कि किसी फैंस ने नोटिस किया कि गाना गाते वक्त रुद्र समर की तरफ कैसे देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही प्यार था और अफेक्शन था। और ठीक उसी वक्त कुछ फैंसी यह भी कह रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि समर कौन है? कितने बिग शॉट ने उसे अपने कॉन्सर्ट में बुलाने की कोशिश की मगर कोई काम नहीं आया, तो फिर रुद्र ने कैसे बुला लिया क्योंकि वह लोग पक्का डेंट कर रहे हैं। ऐसे ही, वरना रुद्र पूरी रात क्यों बिताता और समर की लिपसिंग और पिलग्रिम साले रियूमर्स को क्लियर करने के लिए, जबकि उसके ऊपर तो कोई एलिगेशंस भी नहीं थे। वह लोग पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उनकी यह बातें सुनकर तो अनामिका खुद ऑलमोस्ट कन्विंस हो गई थी, स्पेशली तब जब किसी ने गाने के दौरान पहने हुए उसके इन ईयर मॉनिटर को जूम करके दिखाया। मैं रुद्र की डाई हॉट फैन हूँ और मैं उन इंडियनस को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। ये रुद्राश के फेवरेट सेट है जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने वह समर कोच करने दिए। उनका रिलेशनशिप पक्का बहुत ही टाइट होगा। अब अनामिका के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह तो स्टेज पर लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट के तौर पर गई थी और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि अपना सेट लेकर जाए, इसलिए उसने रुद्र की चीजें बोरो कर ली। क्या ये सचमुच एक क्राइम है? फिर बहुत सारे ऐसे भी फैंस थे जो स्टेज पर उन्हें गले लगाने वाली फोटो दिखाकर यह क्लेम कर रहे थे कि इस तरह एक दूसरे को टाइटली सिर्फ रियल लवर ही गले लगा सकते हैं।
और अगर उसके बाद उन्होंने मास्क के पीछे छुपी हुई समर की आंखों को दिखाते हुए कहा, ये क्लियर ब्राइट आंखें जिन्हें खूब सारा ग्रेस और लाइफ है, वह पक्का किसी यंग लड़की की होंगी, किसी बड़ी औरत की नहीं जो उम्र में बड़ी हो। वह लोग एक्साइटेडली लगातार समर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया जा रहे थे कि वह अपना मास्क को उतारकर उन सबको अपना चेहरा दिखाए, और वह रुद्र और वह सचमुच रिलेशनशिप में है तो वह अपने रिलेशनशिप के बारे में पब्लिकली अनाउंस कर दे। उन दोनों का फैन बेस इस बात को सेलिब्रेट करेगी और उसे और भी ज्यादा सपोर्ट करें। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानियाँ आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 529 मैचिंग शूच। अब तक आपने पढ़ा कि जहां अनामिका का एक भाई उसे थोड़ा गलत समझ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अनामिका और रुद्र के बीच के कुछ कनेक्शंस ढूंढकर फैंस उन्हें ऑनलाइन कपल बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से अनामिका थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अब आगे तुम और रुद्र सचमुच ट्रेडिंग मैग्नेट्स हो और तुम लोग कुछ भी करते हो वह ट्रेनिंग टॉपिक बन ही जाता है। सीता जी बहुत अच्छे से जानती थी कि फेम कुछ मुसीबत के साथ भी आता है। थैंकफुली किसी को नहीं पता कि तुम समर हो और यहाँ रहती हो, वरना तो रिपोर्टर हमारे घर तक पहुंच जाते और इसकी वजह से लाइफ काफी इनकन्वीनियंट हो जाती। सीता जी ने अपनी बेटी की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, रुद्र भी अक्सर इसीलिए घर नहीं आता है ताकि वह फैमिली की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब ना कर दे, क्योंकि सब जानते हैं कि वह किसका बेटा है और किस परिवार से आता है। अनामिका को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके रुद्र भाई का फेम इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद उसे मिला है। और वही नताशा ने एरिक को मैसेज भेजा अपने पेरेंट्स के मूड का अंदाजा लगाने के लिए। अकेले सिर्फ बेटी पर अपडेट्स के लिए रिलाई होना काफी नहीं था। एरिक फैमिली का बटलर था और जब मार्था चली गई है तो वही उसके पेरेंट्स का ख्याल ठीक से समझ सकता था। उसने अपनी बातें केयरफुल चुनी और उसे मैसेज भेजने के बाद टाइटली अपना फोन पकड़कर इंतजार करने लगे और जल्दी ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मिस नताशा, इस पॉइंट पर सीक्रेट छुपाने का कोई फायदा नहीं है। एरिक का पहला मैसेज देखकर नताशा का दिल डरने लगा। इस मैसेज से नहीं लग रहा है कि उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई अच्छी खबर आने वाली है। जो आपने अपनी प्राइज मनी से मैडम के लिए स्किन केयर खरीदा था, उन्होंने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, बल्कि एक एन क्लियर ग्रुप की सीरीज से स्विच कर लिया है जो मिस अनामिका ने उन्हें गिफ्ट किया था। आपको पता है कि मिस अनामिका एन क्लियर ग्रुप की स्किन केयर लाइन की फाउंडर है। नताशा की उंगलियों के नाखून उसके हाथ में घुसने लगे। ये खबर एरिक तक भी पहुंच गई है। अगर वह जानता है कि अनामिका एन क्लियर ग्रुप के पीछे का दिमाग है तो बाकी सारे सर्वेंट को भी पता होगा और वह लोग पक्का अनामिका की चापलूसी करने में लगे हुए होंगे, इस उम्मीद में कि वह उन्हें कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स देकर उन्हें खूबसूरत बना देगी और अनामिका पक्का उन्हें ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे रही होगी उन्हें अपनी तरफ करने के लिए। ये सोचकर ही उसके दिमाग में अनामिका के लिए गुस्सा और नफरत और भी बढ़ने लगी। और उसके अलावा जो मसाज चेयर आप सर के लिए लेकर आई थी अपने पियानो कंपटीशन की प्राइस मनी से और उन्हें बहुत पसंद थी और उनके रूम में रखी थी, लास्ट नाइट उसे भी स्टोरेज में रखवा दिया गया है। क्या कह रहे हो तुम? क्यों? नताशा इतना शॉक थी कि भरोसा ही नहीं हो रहा था और उसने कांपते हाथों से यह मैसेज टाइप किया। सर ने कहा कि वह मसाज चेयर टूट गई है और काफी अनकंफर्टेबल है और इलेक्ट्रिक शॉक भी देने लगी है, मगर मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस अनामिका ने उन्हें एक नई चेयर गिफ्ट में दे दी है, इसलिए उनकी नजरों में पुरानी वाली बेकार हो गई है। अनामिका ने उन्हें एक नई मसाज चेयर खरीद कर दी। नताशा ने हैरानी से पूछा, हाँ, मिस अनामिका ने कोई अननोन ब्रांड का चेयर लाकर दी है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, और सर और मैडम कह रहे थे कि उस पर बैठना बहुत ही अच्छा फील होता है और वह पूरी रात हो उस चेयर की तारीफ किए जा रहे थे। अब उसे पता चला कि उसके वह पेरेंट्स सचमुच दो फेस वाले लोग हैं, जो नताशा के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चेयर उसने उन लोगों के लिए खरीदी थी पहले वह बहुत ही सस्ती थी और ज्यादा महंगे ब्रांड की नहीं थी, लेकिन वह तो उसने अपने पियानो कंपटीशन के प्राइस मनी से खरीद कर उन्हें दी थी। और जो पेंटिंग आपने उनकी की थी जो वह अपने बेडरूम में लगाते थे, वह भी कल रात तो उन्होंने निकाल दी है और मिस अनामिका की पेंट की हुई पेंटिंग लगा दी है। ये मैसेज पढ़ने के बाद नताशा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके पेरेंट्स उसकी प्रेजेंस को एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं घर से, और इतने सालों का प्यार भी उस पेंटिंग की तरह ही उन्होंने अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है। इसलिए प्रैक्टिकली कहा जाए तो जो कुछ भी आपने उन्हें दिया था वह अब उनके रूम में नहीं बचा है। जो ब्लैंकेट आप उनके लिए खरीद कर ले आई थी उसे पैक करके हटा दिया गया है, और जो कपड़े आपने उन्हें गिफ्ट किए थे वह लोग उन्हें भी आजकल नहीं पहन रहे हैं और उन सबको पैक कर दिया गया है। सारे मैसेज पढ़कर नताशा के एक्सप्रेशन बिगड़ते जा रहे थे। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसके पेरेंट्स अब उससे कितना नफरत करते हैं। और स्पेशली वह ब्रेसलेट जो आप मैडम के लिए अपनी प्राइस मनी से लेकर आई थी, जिसे वह बहुत ही प्यार से रखती थी, उन्होंने उसे भी कल रात हाथ से उतार दिया और उनका हाथ अब खाली है। शॉक में जमे हुए नताशा सोचने लगी कि अचानक से उसके पेरेंट्स का दिल इस हद तक क्यों बदल गया है। मिस नताशा, आपका मिस मीरा के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? मेरा अमन की गर्लफ्रेंड? क्यों पूछा तुमने? नताशा ने अर्जेंटली मैसेज किया, क्योंकि वह कल आई थी और उसके बाद से ही मैडम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उन्होंने वह ब्रेसलेट उतार दिया और आपकी पेंटिंग भी रूम से निकलवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। ये मैसेज देखने के बाद नताशा को कॉलेज में जो कुछ हुआ था वह याद आया। क्या मीरा ने उसकी माँ के सामने सब कुछ बोल दिया?
ये सोचकर ही मीरा के खिलाफ भी उसकी नफरत बढ़ने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि परिवार को ऑफिशियली ज्वाइन करने से पहले ही वह घटिया लड़की ऑलरेडी परिवार में फूट डाल रही है और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। और एक भी बात है, एरिक हिचकिचाया मगर आखिर में उसने कहा, लास्ट नाइट मैंने दरवाजे के जरिए सुना कि वह लोग बात कर रहे थे कि न्यू ईयर के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नताशा ये सुनकर हैरानी से खड़ी हो गई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिरी हो। निकाल दिया जाएगा? क्या उसके पेरेंट्स उसे ओबरॉय परिवार से बाहर निकाल रहे हैं? ना सिर्फ घर के बगल वाले गेस्ट हाउस में उसे रखा गया है बल्कि वह लोग उसे पूरी तरह से परिवार से निकलना चाहते हैं। क्या वह लोग ही हमेशा नहीं कहते थे कि वह उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे? और क्या उन्हें फेयर और लविंग नहीं होना चाहिए था? वह लोग उसे इस तरह घर से क्यों निकाल रहे हैं? एरिक, क्या तुमने सचमुच ये सुना? नताशा ने कांपती हुई उंगलियां से यह मैसेज जो टाइप किया। हाँ, मैंने सचमुच सुना था मगर वह लोग बस डिस्कस कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वह लोग आखिर में क्या डिसाइड करेंगे। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। 18 सालों तक उन लोगों ने उसे बड़ा किया और अपनी बेटी माना था और उसके बावजूद भी वह लोग उसके साथ इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? क्या उनके मन में एक छोटा सा फंक्शन भी नहीं बचा है जो वह लोग उसे अजनबी ही समझकर है मगर घर में रहने दे? आपके पास बस कुछ दिन है मिस नताशा चीजें सही करने के लिए, उसके बाद सब आपके हाथ से निकल जाएगा। एरिक ने बहुत ही सच्चे दिल से एडवाइस दी। इस वक्त आप उनके गेम का एक मोहरा हो और एक बार उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए जरूरी नहीं हो तो वह लोग आपको अपनी जिंदगी से हटा देंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? नताशा ने पूछा और डिस्परेशन उसकी आवाज में नजर आ रही थी। मैंने जो कर सकती थी मैंने सब कुछ किया मगर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। नताशा ने उसे वॉइस मैसेज भेजा और उसे अपने सारे एफर्ट्स के बारे में बताते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी वह क्यों ना करे, उसके पेरेंट्स उसे कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं। उसके पास सचमुच ऑप्शंस खत्म हो गए थे। मिस नताशा, क्या आपने नोटिस किया कि जो कुछ भी आपने किया वह तो या तो फोन के स्क्रीन के जरिए या फिर दूरी से किया? आप 18 सालों से उनकी बेटी रही है, सिर्फ 18 दिनों से नहीं। शायद जब वह लोग आपको अपनी आंखों के सामने देखे, आपके आंसू देखे तो उनका दिल पिघल जाए। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे उनके सामने जाना चाहिए? नताशा ने इस अप्रोच को कंसिडर करते हुए कहा, मगर वह लोग चाहते हैं कि मैं यही रहूं और अपनी गलतियां की सजा भुगतूं। मुझे डर है कि अगर मैं उनके सामने गई तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाएगा। सर और मैडम ने कहा है कि आपको तब तक वहां रहना है जब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। एरिक ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अब आप समझी है ना? ये सुनते ही नताशा के दिमाग का बल्ब जल गया है। यस, अगर वह हिम्मत इकट्ठा करे अपने पेरेंट्स को फेस करने की और रोते हुए उनसे माफी मांगे और उनके सामने थोड़ा सा रोने धोने का नाटक करे तो शायद वह लोगों से माफ कर देंगे। आफ्टर ऑल वह लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि मिस अनामिका अभी अभी आपने बैकपैक के साथ निकली है, एरिक ने उसे और हिंट देते हुए कहा। तो नताशा का दिल एक्साइटमेंट में तेजी से धड़कने लगा। जब भी अनामिका एब्रॉड जाती है या फिर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाती है तो वह अपना बैकपैक अपने साथ लेकर जाती है। इस बार वह कहाँ जा रही है? जब तक अनामिका घर में नहीं है नताशा के पास मौका था। मैंने सुना है कि वह बेलोरिया गई है और उनके जाने के बाद मिस नताशा आप फ्री है एक्शन लेने के लिए और वह ज्यादा असर करेगा। एरिक ने हिंट दिया तो और वह ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। थैंक यू, और मुझे आइडिया आ गया है, नताशा ने खुश होते हुए कहा। वही पूरे शहर में रुद्र और समर कपल है, ये गोसिप फैल गई थी और यह सब एक बीमारी की तरह फैल रहा था। रुद्र ने भी एक पोस्ट फॉरवर्ड किया जिसका टाइटल था टॉप 10 प्रूफ ऑफ रुद्र एंड समर डेटिंग, और उसके नीचे उसने कमेंट किया था, मुझे लगता है कि आजकल लोगों के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है इसलिए वह लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। क्या वह लोग कपल नहीं है? उनके एक्शंस को देखकर तो लग रहा कि वह लोग हैं। अगर रुद्र को अपने करियर की चिंता है तो वह कैसे ये एडमिट कर सकता है? अगर वह लोग सचमुच साथ हैं और अपने करियर के लिए रुद्र इस बात से इनकार कर रहा है तो क्या यह इनरिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? बेचारी समर, अगर वह उसके साथ है तो सफर कर रही है। मुझे चिंता है कि समर का रियल फेस मास्क के पीछे रुद्र के जितना अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? समर का जो टैलेंट और वॉइस है वह किसी ना किसी दिन रुद्र से आगे निकल जाएगी। मुझे लगता है कि रुद्र ही उसके लायक नहीं है। अब इंटरनेट पर यूजर्स 3 भाग में डिवाइड हो गए थे। टीम रुद्र, टीम समर और बाकी सब बैठकर ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। वही सेम टाइम पर अपने भाइयों की तरफ से रुद्र के फोन पर ढेर सारे मैसेज आ रहे थे। हर्ष ने मैसेज किया, तुमने अपने जैसे मैचिंग शूज पहनने के लिए अनु को कैसे मनाया? क्या तुमने उसे फोर्स किया? तभी अमन ने मैसेज किया, तुमने और अनु सेम ब्रांड के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या तुमने उसे मीठी मीठी बातें करके उसे ऐसा करने के लिए मनाया? तभी वेद में मैसेज किया, क्या तुम अपनी बहन के लिए एक नया ईयरबड्स और शूज अफोर्ड नहीं कर सकते? जो तुमने अपने इस्तेमाल किए हुए पुरानी चीज उसे दी, तुम बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। तो रुद्र ने हंसते हुए मैसेज किया, आप लोगों को बस जलन हो रही है क्योंकि आप लोगों को यह मौका नहीं मिला। कॉन्सर्ट में अनु और मैंने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे मगर ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरी लास्ट मिनट लाइफ सेवियर थी। जो गाउन बैकअप में बाकी लड़कियों के लिए रखा हुआ था वही उसने पहन लिया, और कोई ईयर मॉनिटर्स वह अपने साथ नहीं लेकर आई थी इसलिए जल्दबाजी में उसने मेरे वाला ही इस्तेमाल कर लिए। और जहां तक बात रही उन शूज की, मैंने एक्चुअली वह शूज कुछ वक्त पहले गिफ्ट किए थे। मैंने नहीं सोचा था कि वह अभी भी उन्हें पहनती है और हमेशा पहने हुए रहती है।
उसने ये मैसेज अपने तीनों भाइयों को भेजा, जो इस मैसेज को पढ़ने के बाद गहरे ख्यालों में चले गए। क्या वह लोग अपनी बहन को ठीक से पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं, जो वह इतने लंबे समय से सेम जूते पहनकर घूम रही है? वह हमेशा ही इतनी ज्यादा बिजी रहती है, क्या उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं या फिर उसने शायद मैं अपनी मेडिकल रिसर्च में कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया होगा? लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि क्या पैसों की कमी होने की वजह से वह हॉलीडेज आने वाले हैं तब भी वह काम कर रही होगी और उनके फैमिली रियूनियन को ज्वाइन नहीं करेगी? ये सोचकर तीनों भाइयों को एक साथ सेम आइडिया आया। अनामिका ऑलरेडी बेलोरिया जाने के लिए निकल चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्लेन में थोड़ी देर सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ बार उसका फोन लगातार बजा तो उसकी नींद खुली गई। यह उसके बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन था और जब उसने भेजना वालों के नाम और अमाउंट चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी बड़ी हो गई। यह उसके तीनों भाई थे, हर्षद, अमन और वेद, और अमाउंट था हर एक की तरफ से 10 लाख रुपए। उसके हर एक भाई ने उसे 10 लाख रुपए भेजे हैं। कौन सा ऑप्शन है? और अचानक से वह लोग बिना किसी कारण का उसे पैसे क्यों भेज रहे हैं? जल्दी ही उसके व्हाट्सएप पर उसके भाइयों के मैसेज आने लगे। अनु, न्यू ईयर आने वाला है और मैं तुम्हें स्पेंड करने के लिए कुछ पैसे भेज दिए हैं। तुम अपने लिए कुछ नया आउटफिट लेना और स्पेशली शूज। अनु, ऐसे कोई शूज है जो तुम्हें पसंद आए हो? मैंने थोड़े से पैसे भेजे हैं, अपने लिए कुछ नए शूज ले लेना और कुछ कपड़े और बैग्स भी ले लेना। हॉलीडेज जल्दी ही आने वाला है तो जो तुम्हारे पसंद हो वह सब ले लेना। हमारी अनु को साइन करना चाहिए सबके बीच में। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। माई मिस्टीरियस वाइफ इस के अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। माई मिस्टीरियस वाइफ इस के अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 530 नताशा को माफी चाहिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के बाहर जाने के ही बात सुनकर जहां नताशा कोई प्लान बनती है और वहीं दूसरी तरफ अनामिका के भाई अचानक से उसे कुछ पैसे भेजते हैं जिससे वह कंफ्यूज हो जाती है। अब आगे अनामिका अपने भाइयों के भेजे हुए मैसेज पढ़ रही थी। तभी उसके तीसरे भाई ने मैसेज भेजा, अनु मैंने कुछ पैसे भेजे हैं। हमारे पास हॉलीडे से पहले वक्त ही नहीं रहा शॉपिंग करने का एक साथ, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए यह मैं थोड़े से पैसे तुम्हें मेरी तरह से ट्रीट के तौर पर भेज रहा हूँ। तुम अपने लिए कुछ अच्छे से शूज ले लेना और जो भी अच्छा लगे वह ले लेना। शूज। उसके तीनों भाई स्पेशली शूज का क्यों नाम ले रहे हैं? क्या वह शूज जो उसने पहने हुए उसमें कुछ गलत है? नीचे देखते हुए जब उसने अपने शूज पर ध्यान दिया तो उसे कुछ समझ में आने लगा। उसके शूज वही सेम मॉडल थे जो उसके रुद्र भाई ने दिए थे। तो उन्हें लगता है कि उसके शूज पुराने हो गए हैं और डर है कि वह नया अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर बस वह लोग अफेक्शन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह उनकी पसंद का कुछ पहने। कारण कोई भी क्यों ना हो, अनामिका को उनकी यह हरकत बहुत ही ज्यादा चिल्डिश और क्यूट लग रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे शूज हैं। मॉम डैड ने मुझे बहुत ज्यादा दिए थे, जिनमें से कई तो मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं। उसे याद था कि जब वह पहले दिन वापस आई थी ओबरॉय परिवार में तो श्रवण जी और सीता है जी ने बहुत सारे कस्टमर आउटफिट, शूज और पर्स उसके लिए ऑर्डर किए थे, और यहाँ तक कि देवांश ने भी बहुत सारा कलेक्शन उसके लिए ऑर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें से तो कितने उसने अभी तक एक बार भी नहीं पहने थे। अनामिका वह पैसे वापस अपने भाइयों को ट्रांसफर करने ही वाली थी, तभी उनके मैसेज आना शुरू हो गए। वापस भेजने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं अपने असिस्टेंट से कहकर वह सारे पैसे पूरे दिन तुम्हें वापस भिजवाता रहूंगा। तुम मुझे वापस करोगी और वह तुम्हें वापस करता रहेगा जब तक तुम उन्हें रख नहीं लेती। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इनकम तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अगर तुमने मना किया तो मेरा दिल टूट जाएगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं भाई होने के तौर पर फेल हो गया। इस उम्र में अगर तुम मेरे कमाए हुए पैसों का खर्च करने में चिंता करोगी तो मुझे बहुत ही उदासी फुल होगी। तुम्हें मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही होगा। याद है कि तुमने और देवांश ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वह मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, तो भूलना मत। उन लोगों की जिद देखकर अनामिका ने जवाब दिया, ऑल राइट, ठीक है। पहले की तरह उसने इन पैसों को भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया। लास्ट टाइम उसने अपने पेरेंट्स और भाइयों की तरफ से काफी सारे पैसे मिले थे, तो उसने अपने अपने भाइयों के नाम से अलग अलग अकाउंट में उनकी फ्यूचर शादी में गिफ्ट देने के लिए और उनके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस लड़की के बालों को जेटली भीगा रही थी। एक लड़की घुटनों पर इस बारिश में बैठी हुई थी, उसकी आंखें लाल और पूरी फुली हुई थी जैसे वह अभी अभी बहुत ज्यादा रोई हो। अपने सामने का सीन देखकर हैरान होते हुए बेटी ने कहा, मिस नताशा, आप यहाँ बाहर घुटनों के बल बैठकर क्या कर रही है? ये ठीक मैनन हाउस के बाहर सीढ़ियों वाला इलाका था और वह बिना परमिशन के गेस्ट हाउस से बाहर निकल आई थी। क्या सर और मैडम को इस बारे में पता है? क्या कर रही है आप? बेटी ने नताशा को इस तरह घुटनों के बल बैठे देखा, तभी उसने नोटिस किया कि नीचे जमीन पर और पानी के बीच में कुछ मोटी सी पत्तों की परत बिछाई हुई है और एक मजबूत छड़ी टाइप का डंडा वही रखा हुआ है। भले ही वह थोड़ी कंफ्यूज थी मगर फिर भी उसने कहा, जमीन बहुत ही ठंडी है, प्लीज खड़ी हो जाए। नताशा ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने देखे हुए कहा, बेटी मॉम डैड को बता दो कि मुझे ये छड़ी मिल गई है। अगर वह लोग अभी भी गुस्सा है तो वह लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे पनिशमेंट देने के लिए, जब तक उनका गुस्सा कम नहीं हो जाता। जब बेटी को रियलाइज हुआ कि वह नताशा को यहाँ से जाने के लिए नहीं मना सकती तो वह जल्दी से इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए श्रवण जी और सीता जी के पास गई।
इस मोमेंट पर सीता जी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की टीम को अपने फोन पर सर्च करके देख रही थी और अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी। श्रवण, आपको क्या लगता है कि यह हमें अपनी फैमिली पोर्ट्रेट लेने के लिए क्या इस फोटोग्राफी टीम को हायर करना चाहिए? देखो तो उनके पास्ट के काम को हर एक फोटो कितनी वोम और नेचुरल लग रही है। वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही बेटी दौड़ते हुए वहां पहुंची और बाहर नताशा घुटनों के बल बारिश में बैठी हुई है ये बात उन्हें बता दी। वह ये क्यों कर रही है? सीता जी खड़ी हुई और खिड़की के पास गई और पर्दे हटाए तो उन्हें नताशा बाहर बारिश में घुटनों के बल बैठी हुई दिखाई दी, जो दुनिया और उनकी तरफ एक नज़र सबसे बेचारी लड़की लग रही थी इस हालत में। मिस नताशा को कुछ दिन पहले दिन हमारे घर के ठीक बाहर एक गुंडों ने मारा था और उन्हें सांप ने भी काटा था और उसके बाद आप लोगों से माफी मांगते वक्त वह गिर भी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आखिर में बुखार और सर्दी हो गई। मुझे डर है वह अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है और अब वह यहाँ बारिश में भीगते हुए घुटनों के बल बाहर बैठी हुई है। बेटी की बातें सुनकर सीता जी की नजरें शिफ्ट हो गई और वह खिड़की के पास खड़े होकर चुपचाप बाहर देखने लगी। उनके थॉट्स किसी को भी नहीं पता थे। इतने कड़ाके की ठंड, उसके ऊपर से बारिश वाले दिन में वह बाहर घुटनों के बल बैठी हुई थी। श्रवण जी ने बाहर गिरती बारिश को देखा और नताशा को वह इस वक्त बहुत ही बेचारी लग रही थी, जिसने बस एक पतला सा नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके बाल उसके कंधे पर खुले हुए थे, मगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी और उसकी बॉडी कांपने लगी थी। उसे देखकर लगाश रहा था कि वह रो रही है या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बचपन से ही उनकी आंखों का तारा रही थी और उसने ऐसी तकलीफ पहले कभी नहीं सही थी। डैड मॉम, आई एम सॉरी। नताशा की आवाज उस चुप्पी में सबको सुनाई दे रही थी, जो रोते हुए कह रही थी, मुझे अनामिका को पीठ पीछे उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए थी और ना ही आप लोगों को दुखी करना चाहिए था। मुझे पता है कि अगर मैं 1000 बार भी सॉरी बोलूं तो जो नुकसान मैंने अनामिका को पहुंचाई है और जो तकलीफ आप लोगों को हुई है वह कम नहीं हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मेरे सामने एक छड़ी रखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर साल ही मुझे पनिशमेंट दे, मगर प्लीज मुझे नाराज मत रहिए। गार्डन में दो सर्वेंट ने कभी इमेजिन भी की नहीं किया था कि नताशा इस हालत में पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि वह लोग भी मोटे मोटे कपड़े पहनकर और छाता लेकर काम कर रहे थे और वही नताशा एक पतले से नाइट गाउन में नंगे पैर बारिश में घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसका चेहरा शायद ठंड की वजह से सफेद पड़ने लगा था। क्लियरली उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वह लोग आपस में ही बात करने लगे। मैंने सुना कि इन्होंने मिस अनामिका की अपने दोस्तों के सामने बुराई की थी, तो सर और मैडम ने इन्हें इनके बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करने के लिए गेस्ट हाउस भेजा था। जब उन्हें भेजा गया था तो उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लगी थी और बीमार भी पड़ गई थी, मगर सर और मैडम ने उनकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। मुझे तो हमेशा लगता था कि मिस अनामिका और उनके बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी चीजें कर सकती हैं। लेकिन क्या सर और मैडम की पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं है? जब वह चोट लगी हुई बीमार हालत में पड़ी थी तब भी वह लोग उनसे ना मिलने गए और ना ही उनकी केयर किया, और अब जब वह यहाँ घुटनों के बल बैठी हुई है बारिश में तो वह लोग इन्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं। मिस नताशा ने हमेशा ही एक लग्जरी लाइफ जी है। मैंने कभी उन्हें इतना मिसरेबल तरीके से नहीं देखा है। मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि सर और मैडम एक और मौका दे दे। वह कितनी बेचारी लग रही है। लेकिन मिस अनामिका इस परिवार की असली बेटी है, जो इतना सफर करने के बाद परिवार में वापस लौट कर आई है, और मिस नताशा ने उन्हें ओपनली डिसरिस्पेक्ट किया। क्या ये सर और मैडम की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? डैड, मॉम, अनामिका, आई एम सॉरी। नताशा ने अपने आंसू भरे चेहरे के साथ रोते हुए कहा, मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे रिग्रेट हो रहा है, ये बात सबको लग रही थी। श्रवण जी ने देखा कि कैसे वह ठंड में कांप रही है, बारिश में भीग रही है, तो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए। पहले उसे वापस भेजो। ये देखकर सीता जी अभी भी शांत है। बेटी के पास बाहर जाकर यह मैसेज नताशा को देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मिस नताशा, चलिए यहाँ से। बेटी, मेरे लिए एक फेवर कर दो। नताशा ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए रिक्वेस्ट किया। ये जमीन पर जो छड़ी है उसे उठाओ और हार्शली मुझे मारो। क्या? बगटी हड़बड़ा गई और बोली, मिस नताशा, मैं आपको मार नहीं सकती। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस परिवार की अडॉप्टेड ही सही, मगर बेटी पर हाथ उठाया। मैंने गलत किया है, मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ। नताशा की आवाज ऊंची हो गई थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, मोम, डैड, अनामिका, आप सब घर के अंदर से ये सब देखिए और बेटी को काम करने दीजिए। और उसके बाद उसने फिर से बेटी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं अपने परिवार के पास वापस लौट पाऊंगी या फिर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना जोर से तुम मुझे मारोगी उतना मेरे लिए चांसेस बेहतर होंगे, मगर ये करो। नताशा ने शार्पली कमांड दिया, जिसकी वजह से बेटी थोड़ा सा डर गई और कोई और रास्ता ना होने पर उसने वह छड़ी उठाई। वह छड़ी कम से कम 7 मीटर लंबी और काफी मोटी थी, जो एक बार किसी को पने पर भी काफी चोट पहुंचा सकती थी। मिस नताशा, करो। नताशा की आंखों में जैसे जिद्दी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करने लगी। काफी प्रेशर की वजह से बेटी ने जेटली उस छड़ी से नताशा की पीठ को छुआ तो उसे इसके लिए भी डांट पड़ी। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया है या फिर तुम भी मुझे घर से निकलवाना चाहती हो? और तुम भी नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार के पास मैनन हाउस में लौटकर वापस जाऊं? मैंने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा, बेटी ने जवाब दिया और थोड़ा सा और फोर्स लगाया। और जोर से, नताशा ने दांत पीसते हुए कहा, तो बेटी ने एक बार फिर से अपनी ताकत बढ़ा दी। जो भी तुम्हारे अंदर ताकत है पूरी लगा दो। ये सुनने के बाद बेटी ने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही तेज वार किया।
वह ब्रांच जाकर नताशा की पतली पीठ पर बहुत ही तेजी से लगी, जिसकी वजह से वह आगे की तरफ झुक गई और ऑलमोस्ट नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी। मगर नताशा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे किसी भी कीमत पर में हाउस में वापस जाना था, चाहे उसके लिए उसे बेइज्जती क्यों ना बर्दाश्त करने पड़े। आफ्टर ऑल अनामिका उसकी एम्बारासमेंट देखने के लिए यहाँ नहीं है, और एरिक ने ये भी कहा था कि जितना ज्यादा हो सके वह जितना ज्यादा सर्वेंट को किसी काम से बाहर भेज देगा, जिसकी वजह से ज्यादा 2 या 4 सर्वेंट्स ही वहां पर होंगी ये सब देखने के लिए। उसे लग रहा था कि कुछ पल की शर्मिंदगी और सजा से अगर उसे अपने पेरेंट्स की माफी और ओबरॉय परिवार की बेटी का औदक वापस मिलता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करती रहो, नताशा ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा। और वही बेटी जो किसी भी कीमत पर नताशा को मैनन हाउस में जाने के लिए मदद करना चाहती थी, उसने अपने दिल को मजबूत किया और एक बार फिर से वार किया। नताशा की जो दर्द भरी सीसकी थी वह बेटी के बर्दाश्त के बाहर थी। एक और पावरफुल वार पर नताशा आगे जमीन पर बारिश में गिर गई और वह छड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। बेटी डरते हुए तुरंत नताशा के सामने घुटनों के बल बैठ गई, उस छड़ी को वहीं फेंककर और मेन हाउस की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, सर मैडम प्लीज मिस नताशा को माफ कर दीजिए, वह हमेशा से ही डेलिकेट रही है, वह इतनी पनिशमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी, उनके पुराने घाव भी अभी तक भरे नहीं है। वही लिविंग रूम में इस मौके का फायदा उठाते हुए एरिक ने भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर मैडम मुझे भरोसा है कि मिस नताशा को सचमुच अपनी गलतियां का एहसास हो गया है, बहुत ही अलग बात है कि वह यहाँ बारिश में घुटनों को बल बैठे हुए सिर्फ आप लोगों की माफी पाने के लिए, प्लीज उसे एक और मौका दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर सीता जी की नजरें विंडो के बाहर चली गई। इतनी कड़के की ठंड में वह लड़की दर्द और ठंड बर्दाश्त कर रही थी, मगर एक बार भी रोए फिर चिल्ला नहीं रही थी और अभी भी स्ट्रगल कर रही थी अपने सामने पड़ी हुई छड़ी को दोबारा उठाने के लिए। मिस नताशा, बेटी ने नामे सर हिलाते हुए रोते हुए कहा, प्लीज अपने आप को टॉर्चर करना बंद कीजिए। नताशा आगे हाथ बढ़ा रही थी उस टूटी हुई छड़ी को लेने के लिए, लेकिन तभी जो दर्द और ठंड उसने बर्दाश्त की थी उसकी वजह से अचानक वह बेहोश हो गई, जिसकी वजह से बेटी रोते हुए श्रवण जी और सीता जी को बुलाने लगी और श्रवण जी और सीता जी के मन में काफी मिक्स इमोशन चल रहे थे। ठीक उसी वक्त रीना वहां आए और उसने कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से उनका मन तुरंत बदल गया। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।